ओके, स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी। और बायोलॉजी में हम लोग ब्लड के बारे में पढ़ रहे थे और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो काप्सल्स होते हैं, काप्सल्स में जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं उनके बारे में हमने पूरी स्टडी कर ली थी, है ना। मैंने क्या बताया था, थोड़ा सा क्विक रिवीजन करते हैं कि जो ब्लड होता है, ब्लड यानी रक्त, ये कितनी चीजों से मिलकर बनता है? दो चीजों से, एक प्लाज्मा और दूसरा काप्सल्स। काप्सल्स यानी रुधिराणु, रुधिराणु, है ना। प्लाज्मा में हमको क्या क्या देखने को मिला था? वाटर और प्रोटीन्स, प्रोटीन्स। और काप्सल्स में हमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये देखने को मिले थे। चलो बता दो फटाफट। आरबीसी का टेक्निकल नाम क्या था? इरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट थ्रोम्बोसाइट, है ना, थ्रोम्बोसाइट। आरबीसी का लाइफ टाइम क्या था? 120 दिन। डब्ल्यूबीसी का 4 दिन। प्लेटलेट का 7 दिन। ठीक है। उसके बाद आरबीसी की काउंट कितनी थी? 5 मिलियन यानी 50 लाख। डब्ल्यूबीसी लगभग 10,000, है ना। और प्लेटलेट लगभग 2 लाख, लगभग 2 लाख। ये सारी की सारी चीजें हम लोगों ने कवर की थी, याद है ना? कहीं कोई दिक्कत किसी में? नहीं। ठीक है। अच्छा बताओ, एचआईवी में कौन सा सेल इफेक्ट होता है? कौन सा सेल? टी सेल। टी सेल को क्या कहते हैं हम लोग? लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट किसमें पाया जाता है? ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट में? ये पाया जाता है डब्ल्यूबीसी में, व्हाइट ब्लड सेल्स में, है ना। उसी में हमें लिम्फोसाइट, मोनोसाइट और एंटीजेन देखने को मिलते हैं। इतना क्लियर था? चलो बोलते हैं। अब हम आज चलते हैं, समझते हैं कि लिम्फ क्या होता है। लिम्फ, ठीक है, इसके बारे में समझेंगे। लिम्फ प्लास्टिक का, एक मिनट है, मैं यहाँ लिख देता हूं पहले। लिम्फ, अच्छा क्या होता है लिम्फ? तो जैसे अगर मैं पूछूं कि ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, तो ब्लड का निर्माण होता है बोन मैरो में। मैं ये बोन बना देता हूँ, ठीक है, बोन है। तो बोन के अंदर जो होते हैं, बोन मैरो में बनता है ब्लड, बनता है ब्लड। तो देखो, इसी बोन के ऊपर ना छोटे छोटे ग्लैंड पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? ग्लैंड, छोटे छोटे ग्लैंड पाए जाते हैं। इन्हें कहा जाता है लिम्फ ग्लैंड। लिम्फ ग्लैंड, क्या कहते हैं इसको? लिम्फ ग्लैंड। अब देखो, जैसे मैंने ग्लैंड के बारे में बताया था, ग्रंथि क्या करती है कि उसमें या तो एंजाइम होता है या तो हार्मोन होता है, ठीक है, या तो एंजाइम होता है या तो हार्मोन होता है। तो इसी लिम्फ ग्लैंड में बनते हैं लिम्फ हार्मोन, ठीक है। अब ये एक तरीके के क्या है, लिम्फ जो सेल हैं, इनको हम कहते हैं लिम्फोसाइट। क्या कहते हैं? लिम्फोसाइट। ये जनरेट होते हैं लिम्फ ग्लैंड में, लेकिन मिल जाते हैं किसमें? ब्लड के अंदर। और ये हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड कराते हैं। क्या कराते हैं? इम्यूनिटी प्रोवाइड। इम्यूनिटी मतलब कहते हैं ना कि जैसे किसी का अगर तबीयत बहुत जल्दी खराब हो रहा है, तो कहते हैं कि भाई उसकी इम्यूनिटी जो है, इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर है, ठीक है, इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर है। अगर ये लिम्फोसाइट लिम्फोसाइट हमारे ये बोन पर ना रहे ना, अगर बोन में ये लिम्फोसाइट लिम्फ ग्लैंड में पैदा ना हो, तो हमारे बोन को ताकत ही नहीं मिलेगी। पता है क्यों? क्योंकि जो जो ये ब्लड जनरेट होता है बोन के अंदर, उससे बोन को ताकत नहीं मिलती है। ये लिम्फ ही बोन को मजबूती प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। लिम्फ ही क्या करते हैं? बोन को मजबूती प्रोवाइड कराते हैं। अब देखो, इस लिम्फ में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, जिसकी वजह से इसका कलर पेल येलो होता है। इसका कलर कैसा होता है लिम्फ का? पेल
येलो। लिम्फ का कलर कैसा होता है? पेल येलो। ये ब्लड के साथ साथ मूव करते रहता है, मेनली डब्ल्यूबीसी के साथ साथ मूव करते रहता है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी के साथ साथ क्या करते रहता है? मूव करते रहता है। जब जब जरूरत पड़ती है कि ग्लैंड में जनरेट होता है और ब्लड में मिल जाता है, हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। सारे हमारे ब्लड में जो है प्रोटेक्ट करने का काम किसका होता है? डब्ल्यूबीसी का होता है। उसी में हमें जो है एंटीजन, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट वगैरह देखने को मिलते हैं, है ना। तो लिम्फोसाइट क्या है? यही है लिम्फोसाइट। तो देखो, अगर ये लिम्फोसाइट कुछ हो जाए, हमने कहा कि भाई बोन्स को ताकत प्रोवाइड करने का जो सारा का सारा काम है वो किसका है? वो लिम्फोसाइट का है। अगर इस लिम्फोसाइट को कुछ हो जाए कि लिम्फ ग्लैंड में लिम्फोसाइट ये सेल बने ही ना, तब कोई बोन काम कर पाएगा? उसे ताकत ही नहीं मिलेगी, तो बोन काम नहीं कर पाता है। तो देखो, पोलियो का जो बैक्टीरिया होता है ना, पोलियो का वायरस, तो पोलियो का वायरस होता है वो हमारे शरीर में जा करके किसी लिम्फोसाइट को क्या कर देता है? खराब कर देता है। कौन? पोलियो का वायरस। ठीक है, पोलियो का वायरस। तो अगर कोई पूछेगा कि बताओ पोलियो वायरस हमारे बॉडी में किसे अफेक्ट करता है? पोलियो वायरस किसे अफेक्ट करता है? अफेक्ट हमारे लिम्फ को, जिसकी वजह से बॉडी में जहां कहीं पर, अब लिम्फ कहाँ बनते हैं ये तो मैंने बता दिया। जैसे मैं स्ट्रक्चर बनाऊं, ये है मिस्टर रॉबिन, ठीक है, और इनके हाथों के हड्डियों में, पैरों के हड्डियों में, जहां जहां हड्डियां हैं वहां वहां क्या बनते हैं? लिम्फ। वहां वहां होते हैं लिम्फ नोड और वहां वहां लिम्फ जनरेट होते हैं। मान लो कि पोलियो का वायरस गया, इनके इस पैर के लिम्फ को खत्म कर दिया, तो पैर की वो हड्डी, क्या उसे काम करने के लिए ताकत मिल पाएगी? नहीं मिल पाएगी। तो इनका पैर क्या हो जाएगा? अपंग हो जाएगा। ठीक है, वो वर्क नहीं करेगा। तो हम कहेंगे इनको क्या हो गया है? इनको हो गया है पोलियो। तो पहले भारत में पोलियो के केसेस बहुत हुआ करते थे, लेकिन हमारे देश में जो आंगनवाड़ी महिलाएं हैं या बालवाड़ी में पढ़ाने वाली महिलाएं हैं, ठीक है, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, इन सब के कोऑर्डिनेशन से पूरे भारत से पोलियो को खत्म कर दिया गया है। लेकिन हमारा जो पड़ोसी है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यहाँ पर अभी भी पोलियो के केसेस देखे जाते हैं। जाहिर सी बात है, अगर कोई नेबरिंग कंट्री है उसमें कोई भी केसेस, चाहे वो कोरोना हो या पोलियो हो, तो ये चांसेस हमेशा खतरा बना रहता है कि वहां से पोलियो भारत में आ सकता है। इसलिए अगर कोई पाकिस्तान से कोई गर्भवती महिला या कोई छोटा बच्चा पाकिस्तान से पोलियो, मतलब कि पाकिस्तान से भारत आता है किसी भी वजह से, घूमने की वजह से, पढ़ने के लिए या किसी भी चीज के लिए, तो उसे एयरपोर्ट पर ही रोक करके पोलियो ड्रॉप पिला दी जाती है। समझ में आया? इतना क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। तो बताओ, लिम्फ लिम्फ कहाँ बनते हैं? लिम्फ ग्लैंड में। क्या ये लिम्फ ग्लैंड बोन के अंदर होते हैं या बोन के ऊपर होते हैं? बोन के ऊपर होते हैं। लिम्फ किसको ताकत प्रोवाइड करती है? हमारी हड्डियों को। पोलियो वायरस किसे अफेक्ट करता है? तो हमारे लिम्फ को अफेक्ट करता है। इतना क्लियर हो गया? ओके। लिम्फ सेल को क्या कहते हैं हम? लिम्फोसाइट। इतना क्लियर है ना? चलो, अब हम समझते हैं ब्लड क्लॉटिंग के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ब्लड क्लॉटिंग। कैसे जब हमारा शरीर कट फट जाता है, तो छोटा मोटे घाव जब रहते हैं हमारे शरीर पर, तो ब्लड किस तरीके से रुकता है? क्लॉट होना मतलब जमता कैसे है। अगर ब्लड जमे ना, तो हमारे शरीर से कटने पर पूरा का पूरा ब्लड बह जाएगा कि नहीं बह जाएगा, है ना। हमें अगर थोड़ा सा कट लगता है, घाव लगता है, तो हम क्या करते हैं? वहां पर कुछ समय तक दबा कर रखते हैं, किसी कपड़े से दबा करके या हाथ से ही दबा करके रखते हैं, और कुछ टाइम बाद देखते हैं कि ब्लड निकलना बंद हो जाता है। ये प्रोसेस कैसे होता है, इसमें किसका किसका योगदान होता है, इन सब के बारे में समझते हैं। तो मैं यहाँ हेडिंग डाल देता हूँ, ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग। गलत होगी?
ठीक है, धार देता हूँ, क्या होगा, ये है ब्लड क्लॉटिंग। चलो ठीक है, अब देखो ब्लड क्लॉटिंग समझने के लिए हमें थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर में जाना होगा। जैसे हमको पहले ये समझना है कि भाई ब्लड किससे किससे बनता है, तो हमको पता है ब्लड बनता है प्लाज्मा, प्लाज्मा और दूसरा क्या रहता है, फटाफट बोलो, प्लाज्मा तो लिक्विड वाला पोर्शन हो गया, है ना, प्लाज्मा लिक्विड वाला पोर्शन, तो पार्टिकल वाला काप्सल्स, काप्सल्स, ठीक है, काप्सल्स। अब देखो प्लाज्मा में हमने देखा था कि भाई वाटर और प्रोटीन्स पाए जाते हैं, तो प्रोटीन्स कौन कौन से हैं, प्रोटीन्स कौन कौन से थे, तो पहला एक तो था एंटीबॉडी, एंटीबॉडी, दूसरा था प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, और तीसरा क्या था, फाइब्रिनो, फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिनोजेन, ठीक है, फाइब्रिनोजेन। इतना समझ में आया, ओके। उसके बाद हमने जो काप्सल्स थे, काप्सल्स काप्सल्स में हमने क्या देखा था, एक होता है आरबीसी, ठीक है, दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी और तीसरा होता है प्लेटलेट, प्लेटलेट्स, ठीक है। ये मैं रिवीजन नहीं करवा रहा हूं, अभी इनमें से मुझे कुछ कुछ चीजें उठानी है। ये जो ब्लड क्लॉटिंग होती है ना, उसका एक पूरा प्रोसेस होता है, तो उनमें किसका किसका इस्तेमाल होता है, उन्हीं चीजों के बारे में मुझे बताना है, तो ताकि तुम्हें याद रहे कि भाई ये चीजें कहाँ पाई जाती है, ऐसा ना हो कि अरे ये कहाँ से आ गया। बताओ प्लेटलेट जो होता है, प्लेटलेट का टेक्निकल नाम क्या होता है, थ्रोम्बोसाइट, 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 ठीक है, इतना क्लियर है, ओके बॉय। अब चलो, अब हम ब्लड क्लॉटिंग के बारे में समझते हैं। देखो हमारे शरीर के अंदर ना, हमारे शरीर के अंदर, जैसे मैं बॉडी बना दूं पहले, जैसे मान लीजिए ये है मिस्टर रॉबिन, और इनका जो हाथ है, हाथ, ये हैंड समझिए, मैं इनके हैंड को जूम कर दिया, ठीक है। अब इनके हाथ के अंदर जो नसें हैं, उन नसों में क्या बह रहा है, मैं नस बना दूं, नर्व्स है, हाथों में इनके नर्व्स है, इन नसों में क्या बह रहा है, ब्लड। तो भाई ये जो ब्लड है अंदर, ये ब्लड जम नहीं रहा है, क्यों, ये नसों के अंदर जो ब्लड है वो जम नहीं रहा है, क्यों नहीं जम रहा है, अगर अंदर ही जम जाए तो गड़बड़ हो जाएगी ना, है ना। तो ये ब्लड अंदर नहीं जमता है, इसकी एक वजह होती है, इसमें पाया जाने वाला एक प्रोटीन जिसे कहते हैं हेपरीन। क्या होता है, हेपरीन। हेपरीन क्या करता है, ब्लड को जमने नहीं देता है, ठीक है, ये ब्लड को क्लॉट होने नहीं देता है, ठीक है, जब तक हेपरीन है ब्लड में वो उसे जमने नहीं देता है, ठीक है, जब तक हेपरीन ब्लड में है वो उसे ब्लड को जमने नहीं देता है। लेकिन हेपरीन की एक कमजोरी है, क्या कमजोरी है इसकी, जैसे ही ये एयर के कांटेक्ट में आता है, देखो मैं एयर कह रहा हूं, ऑक्सीजन नहीं, क्योंकि हमारे ब्लड में ऑक्सीजन होता है, तो ऑक्सीजन के साथ इसकी बहुत अच्छी दोस्ती होती है, लेकिन एयर, मैं यहां लिखता हूं, जस्ट हेपरीन, अगर हेपरीन एयर के कांटेक्ट में आएगा, एयर के कांटेक्ट में, एयर में क्या क्या होता है भाई, एयर में हमको देखने को मिलता है नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, आर्गन और भी चीजें होती हैं, ठीक है। तो हेपरीन जो है ये ऑक्सीजन के साथ तो जिंदा रह लेता है, लेकिन जैसे ही वो नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड के साथ आता है, ये हेपरीन मर जाता है, मर जाता है इन द सेंस इनएक्टिव हो जाता है। अब अगर ये इनएक्टिव हो गया तो ब्लड अब आराम से
जम सकता है, अब आराम से जम सकता है। तो एक बात बताओ, जैसे मैंने बताया भाई जो मिस्टर रॉबिन थे उनका हाथ था, अभी हाथ के अंदर नसों में क्या हो रही थी, ब्लड बह रही थी। लेकिन अब इनका जो ये हाथ है, अगर ये हाथ थोड़ा सा कट हो जाए, है ना, कट हो जाएगा, तो यहाँ ऊपर से क्या आने लगेगा, एयर आने लगेगा, और एयर के संपर्क में कौन आ जाएगा, हेपरिन आ जाएगा, और हेपरिन हो जाएगा इनएक्टिव। अब इसी ब्लड में मैंने बताया कि भाई ब्लड में और क्या क्या चीजें पाई जा रही हैं, तो मैंने दिखाया यहाँ पे कि ये देखो, ये प्रोटीन है एक, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजिन और प्लेटलेट। ठीक है, ये तीनों चीजें मिल करके ना ब्लड को जमाने की कोशिश करते हैं, मतलब ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, जब हेपरिन चला जाता है तब ये तीनों चीजें फ्री हो जाती हैं। ये तीनों चीजें कहते हैं चलो हेपरिन चाचा मर गए, अब हमारा काम है कि ये जो ब्लड है उसे जमा देते हैं। समझ में आया, ब्लड को जमा देते हैं। तो बताओ, बॉडी के अंदर ब्लड को जमने नहीं देता है कौन, हेपरिन। लेकिन हेपरिन की कमजोरी क्या है कि वो एयर के कांटेक्ट में आते ही इनएक्टिव हो जाता है, समझ लो मर जाता है। और जैसे ही ये मर जाएगा तो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प कौन कौन करेगा, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजिन और थ्रोम्बोसाइट। प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजिन और थ्रोम्बोसाइट। इतना क्लियर है। अब देखो क्या होगा, ये जो सबसे पहले आएगा थ्रोम्बोसाइट एयर के साथ कनेक्शन बनाएगा। ठीक है, मैं स्टेप लिखता हूं। देखो, पहला स्टेप है थ्रोम्बोसाइट किसके साथ कनेक्शन बनाएगा, एयर के साथ। और जैसे ही एयर के साथ मिलेगा ये थ्रोम्बोप्लास्टीन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, थ्रोम्बोप्लास्टीन। ठीक है, किसमें कन्वर्ट हो गया, थ्रोम्बोप्लास्टीन में। तो थ्रोम्बोसाइट यानी प्लेटलेट जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आता है वो क्या बन जाता है, थ्रोम्बोप्लास्टीन। ठीक है, अब देखो हमारे ब्लड में कैल्शियम, फास्फोरस ये सब पाए जाते हैं। ठीक है, अब जैसे ये थ्रोम्बोप्लास्टीन आता है ना, थ्रोम्बोप्लास्टीन ये क्या करता है कि कैल्शियम के साथ बॉन्डिंग करता है और प्रोथ्रोम्बिन को बुलाता है पार्टी करने के लिए। किसको किसको बुलाएगा, ये बुलाएगा, मैं यहां लिखता हूं दूसरा स्टेप। दूसरे स्टेप में थ्रोम्बोप्लास्टीन किसको बुलाएगा, कैल्शियम को और प्रोथ्रोम्बिन को। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन कौन है, प्रोथ्रोम्बिन तो भाई देखो ये है जो हमारे प्लाज्मा में पाया जा रहा है। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन को बुलाएगा और तीनों लोग मिलेंगे तो मिल करके बनाएंगे थ्रोम्बिन। तीनों लोग मिलके क्या बनाएंगे, थ्रोम्बिन। ठीक है, थ्रोम्बिन, तीनों लोग मिलके क्या बना दिया, थ्रोम्बिन। अभी भी ब्लड पूरा जमा नहीं है, अभी ये प्रोसेस चालू है। पहले थ्रोम्बोसाइट यानी प्लेटलेट हवा के संपर्क में आया और अपने आप को बना लिया थ्रोम्बोप्लास्टीन। अब ये थ्रोम्बोप्लास्टीन कैल्शियम और प्रोथ्रोम्बिन को बुलाएगा, उनके साथ मिलेगा और बन जाएगा थ्रोम्बिन। क्या बन जाएगा, थ्रोम्बिन। उसके बाद ये थ्रोम्बिन किसको बुलाएगा पता है, फाइब्रिनोजेन को। तीसरा प्रोसेस, थ्रोम्बिन आएगा फाइब्रिनोजेन के साथ और बनाएगा फाइब्रिन। क्या बनाएगा, फाइब्रिनोजेन कहाँ है, तो भाई यही प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन पाए जाते हैं प्लाज्मा के अंदर। तो पहला तो प्रोथ्रोम्बिन किसके साथ मिल गया था, थ्रोम्बोप्लास्टीन के साथ और बना दिया था थ्रोम्बिन। उसके बाद थ्रोम्बिन किसके साथ आएगा, फाइब्रिनोजेन के साथ और बनाएगा फाइब्रिन। ठीक है, फाइब्रिन। अब जैसे ही ये फाइब्रिन बनता है ना, तो फाइब्रिन का स्ट्रक्चर जाली की तरह हो जाता है। जैसे जाली कैसे होती है, ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे ऐसे। अब देखो हमको पता है कि हमारा जो ब्लड है, ब्लड में 60% प्लाज्मा है जो लिक्विड फॉर्म में रहता है और 40% कैप्सल्स हैं जो पार्टिकल फॉर्म में रहते हैं।
ये जाली बन गया। अब मान लो कि कहीं हमारा जो शरीर था, बॉडी था, बॉडी, और यहाँ पर इतने जगह पर ये कट गया है, ठीक है, ये कट गया है, यहाँ पर क्या हो गया, कट गया है। तो अब ये सारा का सारा प्रोसेस होके यहाँ पर क्या बन जाएगा, ऐसे ऐसे बन जाएगा फाइब्रिन, फाइब्रिन। अब देखो इसके अंदर से जो काप्सल्स रहेंगे, काप्सल्स वो निकल नहीं पाएंगे, लेकिन जो हमारा प्लाज्मा रहेगा, प्लाज्मा, प्लाज्मा पस के रूप में इसमें से व्हाइट 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 कलर का पस के रूप में बाहर निकल जाएगा। लेकिन हमारे काप्सल्स में है कौन कौन, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ठीक है, इसमें कौन कौन से है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। वो लोग क्या हो जाएंगे, इसमें फंस जाएंगे, इस जाली में फंस जाएंगे, और जब फंस जाएंगे तो वही पपड़ी का फॉर्म ले लेगा। इसका फॉर्म ले लेगा पपड़ी, है ना। तो देखते हैं जब कहीं हमें घाव लगता है, कुछ देर के बाद हम उसे दाब कर रखते हैं तो ब्लड रुक जाता है, और कुछ टाइम के बाद या कुछ दिन के बाद हम देखते हैं ऊपर एक सूखी पपड़ी बन जाती है। तो पपड़ी क्या होती है, वो पपड़ी जो हमारे काप्सल्स होते हैं उसमें जो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी हैं वही लोग आकर के अटके हुए रहते हैं और सूख जाते हैं। और इस तरीके से हमारे 3 प्रोसेस है, जिसमें थ्रोम्बोसाइट पहले एयर के साथ मिक्स हुआ, बनाया थ्रोम्बोप्लास्टिन, फिर थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम और प्रोथ्रोम्बिन के साथ मिक्स होकर बनाया थ्रोम्बिन, और थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजीन के साथ मिक्स होकर के बनाया फाइब्रिन, फाइब्रिन। इस 3 प्रोसेस के जरिए ब्लड क्या हो जाता है, जम जाता है, ब्लड क्लॉट हो जाता है, ठीक है, ब्लड क्लॉट हो जाता है। अब देखो ये जो 3 प्रोसेस हुआ ना इतना, इस प्रोसेस को कहा जाता है कैस्केडिंग प्रोसेस। क्या कहा जाता है, कैस्केडिंग प्रोसेस। तो कुछ या कई बार पूछता है कि ब्लड जमने का प्रोसेस क्या कहलाता है, ब्लड जमने या ब्लड क्लॉटिंग जो प्रोसेस होता है वो क्या कहलाता है, उसे हम कहते हैं कैस्केडिंग प्रोसेस, कैस्केडिंग प्रोसेस। अब ये प्रोसेस होने में लगभग 4 से 5 मिनट का वक्त लगता है, ठीक है, 4 से 5 मिनट का वक्त लगता है। तो इस प्रोसेस को ना 4 से 5 मिनट का वक्त न लगे और जल्दी हो जाए, उसे फास्ट करने में हेल्प करता है विटामिन के। कौन, विटामिन के, विटामिन के। विटामिन क्या करता है, इस कास्केडिंग जो प्रोसेस है उसे फास्ट कर देता है, उसे फास्ट कर देता है। तो अगर नॉर्मली तुम किसी के मुंह से सुनोगे कि भाई ब्लड को जमने में हेल्प कौन करता है, वो कहेगा विटामिन के। लेकिन विटामिन के सिर्फ ब्लड को जमने में हेल्प नहीं करता है, ब्लड को जमने में ये 3 प्रोसेस होती हैं जिन्हें हम कैस्केडिंग प्रोसेस कहते हैं, और इस कैस्केडिंग प्रोसेस को फास्ट करने में हेल्प करता है विटामिन ए, विटामिन ए। इतना क्लियर हुआ, बहुत बढ़िया। अब देखो इसमें ना सवाल कैसे अलग अलग तरीके से पूछता है। अगर थियरी लिखना रहेगा कि ब्लड क्लॉटिंग का प्रोसेस क्या है, तो ये सारा प्रोसेस लिख देना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन ना जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं तो उसमें कैसे पूछता है, उसमें पूछेगा कि ब्लड क्लॉटिंग में कौन से काप्सल्स काम आते हैं। पहला चीज काप्सल्स, ठीक है, काप्सल्स यानी रुधिराणु। तो रुधिराणु में हमने देखा आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, लेकिन ब्लड क्लॉटिंग में कौन काम आता है, तो प्लेटलेट, ठीक है, प्लेटलेट को हम क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट। तो यहां लिख दूं प्लेटलेट्स, या इसे हम क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट, ठीक है, थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट। उसके बाद पूछेगा कि कौन सा एलिमेंट हेल्प करता है, यानी तत्व, एलिमेंट, एलिमेंट। इसमें जो एलिमेंट यूज हुआ वो था हमारा कैल्शियम, Ca, कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम। अगर पूछ दिया कि कौन से प्रोटीन हेल्प करते हैं, प्रोटीन, प्रोटीन्स, तो इसमें हमने 2 तरीके के प्रोटीन यूज किए, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन, तो थ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजेन, ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन।
और अगर पूछ लिया कि कौन सा विटामिन हेल्प करता है, विटामिन, तो विटामिन के, विटामिन के, विटामिन के, विटामिन के। इतना क्लियर हो गया? ओके, बताओ ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा एलिमेंट हेल्प करता है? कैल्शियम, कार्बोक्सिल्स, प्लेटलेट या थ्रोम्बोसाइटोसिस कहते हैं। प्रोटीन्स में प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन, और विटामिन में के, विटामिन में के, विटामिन में के। इतना क्लियर है? अब हम समझ लेते हैं जो ब्लड होता है ना, ब्लड से रिलेटेड 2 डिजीजेस होते हैं, ठीक है? डिजीजेस रिलेटिंग टू ब्लड। देखो, एक होता है जिसे हम कहते हैं थैलासेमिया, एक होता है जिसे हम क्या कहते हैं? थैलासेमिया। क्या होता है थैलासेमिया? देखो भाई, जैसे हमको पता है कि हमारा जो आरबीसी होता है, रेड ब्लड सेल्स, इसका लाइफ टाइम होता है 120 दिन, डब्ल्यूबीसी का होता है 4 दिन, और प्लेटलेट्स का होता है 7 दिन। तो थैलासेमिया में ना ये जो 120 दिन, 4 दिन, 7 दिन है, ये रिड्यूस हो जाता है। जैसे आरबीसी मान लो 100 दिन में ही खराब हो जाएगा, डब्ल्यूबीसी 2 दिन में ही खराब हो जाएगा, प्लेटलेट 3 दिन में ही खराब हो जाएगा। मतलब ब्लड के जो एक्सपायरी है ना, ब्लड की जो एक्सपायरी है वो बहुत तेजी से होने लगती है, और हमारे बॉडी के अंदर ब्लड उतनी तेजी से बनता नहीं है। तो क्या करवाना पड़ता है? इसके लिए हमें ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करवाना पड़ता है, बार बार समय समय पर ब्लड को चेंज करवाना पड़ता है। तो याद रखना, थैलासेमिया किससे रिलेटेड डिजीज है? तो ये ब्लड से रिलेटेड डिजीज है। इसमें ब्लड की एक्सपायरी बहुत तेज हो जाती है। ब्लड एक्सपायर वेरी फास्ट, ठीक है? ब्लड एक्सपायर वेरी फास्ट, ब्लड की जो एक्सपायरी है वो बहुत तेज हो जाती है, ठीक है? बहुत तेज हो जाती है। इतना क्लियर हो गया? दूसरा होता है हीमोफीलिया। दूसरा डिजीज क्या होता है? हीमोफीलिया। अब देखो, इसकी स्पेलिंग कई बार ऐसे भी लिखते हैं, HAE, हीमोफीलिया, ठीक है? हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में क्या होता है? इसमें जो अभी मैंने बताया ना कि ब्लड क्लॉट होता है, और ब्लड क्लॉटिंग के प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग? कैस्केडिंग कहते हैं। तो इसमें एक कैस्केडिंग प्रोसेस ही नहीं होता है। यानी अगर किसी को हीमोफीलिया हो गया है और उसके बॉडी में चोट लग गई, तो उसके बॉडी से ब्लड निकलना बंद ही नहीं होगा, वो ब्लड कंटिन्यू फ्लो करते रहता है। तो इसमें क्या नहीं होता है? कैस्केडिंग प्रोसेस नहीं होता है, या यूं कहो कि ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता है। ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता है, ठीक है? ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता है। ये डिजीज सबसे पहले ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ में ऑब्जर्व की गई थी, इसलिए इसे रॉयल डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। अगर कोई पूछेगा कि रॉयल डिजीज किसे कहते हैं, तो हीमोफीलिया को कहते हैं। किसे कहते हैं? हीमोफीलिया को। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पहली बार ब्रिटेन की महारानी में देखा गया था, ठीक है? अब इतना लूट खसूट मचाए हैं ब्रिटेन वाले, पूरी दुनिया को लूटे हैं, तो ऐसे ही रेयर डिजीज होंगे कि नहीं होंगे? आप करेंगे तो भरेंगे उसको। समझ में आ रहा है? तो हीमोफीलिया को किस नाम से भी जाना जाता है? रॉयल डिजीज। रॉयल डिजीज के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है? रॉयल डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। इतना क्लियर हुआ? एम आई क्लियर टू यू? कहीं पर कोई दिक्कत नहीं? तो हमने क्या क्या देख लिया? हमने देख लिया कि लिम्फ क्या होता है, और ब्लड क्लॉटिंग का प्रोसेस क्या होता है, किस तरीके से ब्लड क्लॉटिंग में कार्बोक्सिल्स, एलिमेंट, प्रोटीन्स और विटामिन इंक्लूड होते हैं। और उसके बाद हमने देख लिया कि ब्लड से रिलेटेड कौन कौन से ये डिजीजेस हैं, ठीक है? तो आज के लिए हम इतना रखते हैं। बाकी इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम समझेंगे कि ब्लड ग्रुप को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। ओके?